नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास आज लगने वाली है। बंगाल में नया सियासी खेला शुरू हो गया, एक अलग सीन क्रिएट हो गया। ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आगे क्या करेंगे, इसके बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगा। ममता बनर्जी हार गई हैं, 22 मंत्री चुनाव हार गए। चुनाव में ममता को हराने वाले राहुल गांधी भी उनके साथ जाकर खड़े हो गए। विपक्ष क्यों कह रहा है कि बंगाल में वोट चोरी हो गई, 100 से ज्यादा सीटें लूट ली गई, इसके बारे में भी आपको आज तफसील से बताऊंगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शुभेंदु अधिकारी ही होंगे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री, या फिर मोदी शाह के दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसके बारे में भी आपको अहम जानकारी दूंगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत की वो जश्न की तस्वीरें जिसने ममता बनर्जी को बेचैन कर रखा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और साथ ही थिंक टैंक फेल साबित हुआ, कैलकुलेशन सामने आया है। ममता बनर्जी को क्या मुस्लिम वोटर्स ने हरा दिया, जिसके दम पर वो बड़ी जीत का दावा कर रही थी, इसके बारे में भी आज चर्चा होगी। मुसलमानों के सो कॉल्ड पैरोकार पूरी तरह से धराशायी हो गए। ओवैसी, अजमल, हुमायूं, पीरजादा सब पीछे छूट गए। क्या उनकी एक्चुअल तस्वीर रही चुनावी नतीजों में, वो आपको जानकारी दूंगा। और साथ ही ईरान युद्ध पर चल रहे सीज फायर के बीच अचानक ऐसा क्या हो गया कि ईरान ने यूएई पर फिर से अटैक कर दिया, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। क्या फिर से ईरान युद्ध शुरू करने जा रहा है? यूएई पर आखिरकार ताबड़तोड़ मिसाइलें क्यों दाग दी गई ईरान की ओर से, इसके बारे में रिपोर्ट आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए दिन भर का आज का रिवीजन। बिहार में 7 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। पटना में बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक हुई, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से 12 और जेडीयू से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जबकि एलजेपीआर से 2, हम और आरएलएम से 1 मंत्री शपथ ले सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज मुलाकात की। उन्होंने दल बदल करने वाले 7 राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। भगवंत मान ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। इससे पहले राघव चड्ढा भी पहुंचे हुए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां कई ड्रग केस में शामिल एक लेडी पेडलर को गिरफ्तार कर उसके पास से बड़ी मात्रा में हेरोइन जैसी नशीली दवाइयां आज बरामद की गई। पूछताछ में महिला ने अपना नाम शुगफ्ता अख्तर बताया। पुलिस के मुताबिक शुगफ्ता अख्तर पहले से कई एनडीपीएस मामलों में शामिल रही है और उसे जिले की सबसे वांटेड ड्रग पेडलर्स में गिना जाता है। मीरा भाईंदर में धर्म पूछकर हमले के मामले में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपी जुबैर अंसारी पर यूएपीए में मामला दर्ज किया। इस केस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी जुबैर अंसारी ने हमले से पहले विदेशों में वॉइस कॉल की। इतना ही नहीं, जुबैर ने एजेंसियों की जांच से बचने के लिए अपने 3 फोन फॉर्मेट भी कर दिए, जिन्हें जांच के लिए एफएसएल भेज दिया गया। जुबैर 11 मई तक एटीएस की हिरासत में रहेगा। बिहार के कटिहार में आजमनगर रोड स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया, जहां आजमनगर रोड रेलवे स्टेशन पर तेज बारिश हुई। भीषण आंधी तूफान के बीच अचानक एक पेड़ गिर गया। पेड़ रेलवे प्लेटफॉर्म के पास 25,000 वोल्ट के ओवरहेड तार पर जा गिरा, जिससे तेज चिंगारी उठी और जोरदार धमाका हुआ। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन को 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। तार की मरम्मत के बाद ही स्थिति वहां पर जाकर सामान्य। चीन की एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक हादसे में कुल 21 लोगों की मौत हो गई, 61 लोग जख्मी हुए। खुद चीनी राष्ट्रपति ने इस घटना के बारे में जानकारी लेते हुए तुरंत जांच के आदेश जारी किए। लियांग शहर में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना के बाद करीब 500 बचाव कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया और खतरे वाले इलाके से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने फैक्ट्री के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को भी वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि वहां मौजूद 2 गोदामों में रखे बारूद से अभी भी खतरा बना हुआ है। और चलिए अब दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहले चैप्टर की बारी है। पहला चैप्टर है बंगाल से। बंगाल में नया सियासी खेला शुरू हो गया। ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर रही है। सवाल यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या करेंगे। ममता बनर्जी चुनाव जोरदार तरीके से हार गई। प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला। ममता बनर्जी के 22 मंत्री हार गए। चुनाव में ममता को हराने वाले राहुल गांधी भी अब उनके साथ खड़े हो गए। विपक्ष क्यों कह रहा है बंगाल में वोट चोरी की बात, इसकी चर्चा आगे। सवाल यह भी है कि क्या शुभेंदु ही होंगे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री, या फिर मोदी शाह के दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ सरप्राइज क्या उनके दिमाग में है, इसकी चर्चा होगी। लेकिन पहले एक कहावत आपके सामने रखता हूं। एक कहावत आपने सुनी होगी
और कहावत यह है कि किला ढह गया, सेना बिखर गई, लेकिन सेनापति कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। यही हाल पश्चिम बंगाल में हुआ है और यही हाल हुआ है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का। किला ढह गया है बंगाल का, सेना हार गई है टीएमसी की, लेकिन सेनापति के तौर पर ममता बनर्जी कमान संभाली हुई थी। वो कह रही हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। 15 साल बाद जनता ने पार्टी को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, खुद उनकी सीट पर भी यानी ममता बनर्जी की सीट पर भी उन्हें 15,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिद पर अड़ी है। कह रही हम हारे थोड़े नहीं, हम तो चुनाव जीते हैं, नैतिक तौर पर सही, आधिकारिक तौर पर आप जीतते रहिए। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद फिर वही कहानी शुरू हो गई और कहानी वही कौन सी? ईवीएम वाली। ईवीएम का रोना शुरू हो चुका है, वोट चोरी की बात हो रही है, चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ रोने धोने तक सीमित नहीं है, यानी सिर्फ ईवीएम तक नहीं सिमटा हुआ है, उससे आगे बढ़ गया है और आगे बढ़ा है जिद तक। और जिद पर अड़ गई है दीदी यानी ममता बनर्जी। वो साफ कह रही हैं कि सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने वाली है, इस्तीफा नहीं देंगी और कोई भी उनसे जबरदस्ती इस्तीफा नहीं ले सकता है। वो कह रही है मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं, चुनाव हम नैतिक तौर पर जीते हैं, ये तो केंद्रीय बल थे, चुनाव आयोग था, कॉम्प्रोमाइज था, उसलिए आधिकारिक तौर पर हार गए। अब सोचिए क्या बात है। ममता बनर्जी की जिद के बाद सवाल है कि बंगाल में आगे क्या होगा। ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी से कैसे हटेंगी और उस कुर्सी पर बीजेपी अपना सीएम कैसे बिठाएगी? यह सब कुछ आगे कैसे होगा, क्योंकि इस जिद के बाद सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। यह सब आज आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि इस बार खुद अमित शाह बंगाल में केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और अब वही तय करेंगे कि बंगाल में बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, यानी कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। बंगाल चुनाव में जो राहुल गांधी ममता बनर्जी को दम भर कोस रहे थे और कह रहे थे कि ममता बनर्जी के ही गुंडा राज ने बीजेपी को रास्ता दे दिया, वही राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ जाकर आज खड़े हो गए। बंगाल के नतीजों से राहुल ने वोट चोरी का कनेक्शन क्यों जोड़ा, यह भी आज आपको बताऊंगा। इस बार फिर से ममता बनर्जी अपनी सीट कैसे हार गए, उनके कौन से 22 मंत्री अपनी सीट नहीं निकाल पाए। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी सब एक सुर में क्या कुछ आज कह रहे हैं और सवाल यह कि क्या इस झटके के बाद ममता बनर्जी इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगे जो खुद कमजोर हो गई है, इस पर भी आज बात होगी। बंगाल में बीजेपी का पहला सीएम कौन होगा, यह सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन रेस में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से दावेदारों की चर्चा हो रही है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज दिन भर का यह ट्रेलर आप जरूर देखिए। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব দিতে হবে নো নট দ্যাট নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर ममता बनर्जी संविधान विरोधी है। मतलब हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनके पास विक्टिम कार्ड। चुनाव हारो तो इलेक्शन कमीशन को दोष दो और बोलो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बहुत खुशी है कि आज बहुत टाइम बाद हिंदू कभी अपने बंगाल में इस तरह आया है। लास्ट 5 साल से वेट कर रहे थे इस मूवमेंट का। तो चलिए इस ट्रेलर के बाद आगे बढ़ते हैं। जो तस्वीर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, यह आज की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो मुख्यमंत्री जिन्हें सत्ता से बाहर जाने का जनादेश मिला। होना तो यह चाहिए था कि ममता बनर्जी आती, भले कोसती, लेकिन हार स्वीकार करती और कहती कि मैं इस्तीफा देने जा रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिला दिया एक तरीके से। और यह भी आप जानिए कि भारत के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद भी पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और यह कह कर दिया कि मैं हारी थोड़ी नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी चुनाव हारी नहीं है, बल्कि उन्हें हरा दिया गया। और इसी दावे के आधार पर उनका कहना है कि जब वो चुनाव हारी ही नहीं तो इस्तीफा क्यों दे। इस्तीफा देने का सवाल कहां से आ गया, आप सोचिए क्या दिमाग में चल रहा है। 207 सीट बीजेपी को, 80 सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सिमट गई है और कह रही हम हारे नहीं है। ममता बनर्जी का यह बयान आपको सुनवाऊंगा, लेकिन आप पहले देखिए कि आज ममता बनर्जी ने चुनाव को लेकर कौन से 10 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप ममता बनर्जी ये लगाती दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, बल्कि मुझे हराया गया। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि चुनाव अधिकारियों ने एक तरफा काम किया।
अरे आप हर बात पर आप कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, आपकी आपत्तियों को खारिज किया गया, फिर ये एक तरफा काम कैसे हुआ? ममता बनर्जी को यह बताना चाहिए। तीसरा आरोप भी ममता बनर्जी ने लगाया और वो कहती दिखाई दी कि न्यायपालिका से भी न्याय नहीं मिला, यानी आप जो कहिए वही सही है। चौथा आरोप उन्होंने लगाया कि काउंटिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने गुंडों जैसा व्यवहार किया, गुंडे जैसा व्यवहार कर रहे थे। पांचवा आरोप सीएम ममता ने लगाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, धमकियां मिल रही। छठा आरोप उन्होंने लगाया कि मतगणना केंद्र पर टीएमसी के एजेंटों को भीतर नहीं जाने दिया गया। आप सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या? जो नियम है, जो तय लोग होते हैं वोटों की गिनती के समय, उन सबकी मौजूदगी थी। सातवां आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं कि भारत सरकार ने सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। अरे चुनाव आयोग करवाता है, चुनाव आयोग के जरिए प्रशासन चलता है चुनावी प्रक्रिया के दौरान। आठवां आरोप ममता बनर्जी लगाती दिखाई दी कि दिल्ली के इशारे पर काउंटिंग सेंटर्स को हाईजैक कर लिया गया। नौवां आरोप उन्होंने यह लगाया कि पुलिस पूरी तरीके से इनएक्टिव थी। अरे पुलिस चुनाव आयोग के निर्देश पर काम कर रही थी और चुनाव आयोग देख रहा था कि कौन सा अधिकारी कहां तैनात रहेगा। 10वां आरोप उन्होंने यह लगाया कि एसआईआर में 90 लाख नाम डिलीट किए गए। तो भाई सवाल है कि आप लेकर कोर्ट गई थी, कोर्ट ने क्या कहा, याद नहीं है क्या आपको? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस चुनाव का सबसे बड़ा विलेन बता दिया और कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी करके वोट चोरी की गई है। अब सुनिए ममता बनर्जी ने इस्तीफे के सवाल पर क्या कुछ कहा, फिर आगे बढ़ता हूं। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিচে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. आप सोचिए, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र के सम्मान की बातचीत करते हैं, जो कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई लोकतंत्र लोगों के मत से चलता है, जनमत से चलता है, और जनमत को नकार देना कौन से लोकतंत्र का सम्मान हुआ? सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो आगे क्या होगा और इसका रास्ता कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है कि इससे एक नया राजनीतिक संकट शुरू हो गया है, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा और चुनाव हार जाए, वो अपनी सीट भी हार जाए और कहे कि हम हारे नहीं है इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे, आपको जो करना है करते रहे। अभी तक जो होता था जीत हार से पहले होता था, जितना बोलना है चुनावी मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मन भरकर जी भरकर कोस ली, जीत हार के बाद भी कोसना होता था कोस देते थे, लेकिन चुपचाप जाकर इस्तीफा दे आते थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं इस्तीफा दें। रिजल्ट आने के बाद जिसकी हार होती रही है वो गवर्नर के पास जाकर रिजाइन कर देता है और फिर उसके बाद अगले मुख्यमंत्री की शपथ हो जाती है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही कि हारी तो हूं नहीं कि रिजाइन करूंगी, तो मैं इस्तीफा देने नहीं जा रही। तो सवाल है कि फिर आगे क्या? ममता बनर्जी फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर है और इस्तीफे के बाद ही नया सीएम शपथ ले सकता है। अब अगर ममता बनर्जी अपने जिद पर अड़ी रहती हैं और इस्तीफा नहीं देती हैं तो नई सरकार बनने का रास्ता कैसे साफ होगा, इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इससे संवैधानिक संकट भी खड़ा होगा और सिर्फ इतना नहीं बल्कि केंद्र सरकार के साथ जबरदस्ती का टकराव भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी भूल रही हैं कि संविधान में ही इससे निपटने का भी तरीका है। आपने चुनावी रैलियों में देखा होगा और इसीलिए आज जब मैं आया शो में तो संविधान की प्रति लेकर आया, क्योंकि यही संविधान की प्रति लेकर तमाम नेता विपक्ष के, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, वो भर चुनावी रैलियों में लोगों के बीच जाकर कहे कि इसी संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन इसी संविधान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, चुनाव जीतने के बाद क्या होगा, हारने के बाद क्या होगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब शायद यह संविधान की प्रति उनके दिमाग से उतर गई। तो जाहिर सी बात है इसी संविधान से रास्ता निकलेगा और इसके लिए भी संविधान में नियम साफ है, इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। भारतीय संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल की मंजूरी तक ही बना रहता है। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 164(1) में, और पढ़िएगा उसे जाकर। अनुच्छेद 164(1) कहता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं।
अब अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो चुकी है और फिर भी वो इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं, तो भाई राज्यपाल के पास अधिकार है बर्खास्त कर देने का कि चलिए हटिए, ना आपके पास मैंडेट है ना नंबर है, चुनाव आप हार गई हैं, तो कर क्या रही हैं कुर्सी पर? तो सवाल यह कि ममता बनर्जी क्या बर्खास्तगी का इंतजार कर रही हैं? अरे हजम करिए कि आप चुनाव हार गई, ये डाइजेस्ट करना होगा। इसी तरीके से लोकतंत्र चलता है। फिर जाकर अगले 5 साल जमीन पर मेहनत करिए और अगले चुनाव में फिर दिखाइए कि देखिए हम ही पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेता। लेकिन फिलहाल एक अलग तरीके की जंग चल रही है। अब नहीं हटेंगी तो होगा क्या कि राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी करेंगे, वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से वो भंग कर सकते हैं, यह प्रावधान है। दूसरा विकल्प भी है और वो ये कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं और इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। वैसे अभी बंगाल में बीजेपी के पास 206 सीटें हैं और टीएमसी के पास सिर्फ 80 सीट है, लेकिन नई विधानसभा में नए विधायकों की शपथ हुई नहीं है। लेकिन एक असेंबली का टर्म फिक्स होता है, यानी विधानसभा कोई भी अस्तित्व में आई तो उसका कार्यकाल यह नहीं कि अनलिमिटेड समय तक चलता रहेगा। लिहाजा गवर्नर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएं, इसकी संभावना ही ज्यादा है, क्योंकि 7 तारीख को तो विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो, यानी 1 दिन बाद 2 दिन बाद। आप समझिए, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? तो एक विकल्प बचता है जिसकी संभावना ज्यादा है, वो ये कि बर्खास्त किया जाए इस सरकार। अब जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी आज मीडिया के सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगी, हारी थोड़े नहीं हूं, तो खलबली मचनी थी, मच गई। उधर ममता बनर्जी के हार से इंडी गठबंधन में भी खलबली मची है, क्योंकि कोई सोचा नहीं था कि ऐसे हारेंगी ममता बनर्जी। विपक्षी पार्टियों ने बंगाल में एक ऐसा सूबा था, यानी पूरे विपक्ष में बंगाली एक ऐसा सूबा था जहां ममता बनर्जी के किले की दीवारें बीजेपी भेद नहीं पा रही थी 2014 से लेकर अभी तक। और कई सारे नेता इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि इस बार क्या हो गया कि जीत गए। लेकिन इस बार चुनाव में ममता का, या यूं कह लीजिए पूरे विपक्ष का सबसे मजबूत किला भरभरा कर गिर गया और जैसे ही यह हुआ, इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी से विपक्ष के सभी दिग्गज नेताओं ने तुरंत फोन मिलाया और बातचीत की। और वही विपक्षी नेता जो इसी चुनाव में जाकर पश्चिम बंगाल के ही रण से ममता बनर्जी को जी भर कोस रहे थे और ये कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि इन्हीं ममता बनर्जी के गुंडाराज के चलते बीजेपी को बंगाल में आने का रास्ता मिला। अब वो फोन पर बातचीत कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सभी ने उनसे बातचीत की। वो ये भी दावा कर रही है कि अखिलेश यादव तो कल उनसे मिलने कोलकाता भी जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सपा खेमे में ज्यादा हड़कंप है और इसलिए है क्योंकि एक नैरेटिव बना और अगले साल यूपी में चुनाव है। इस जबरदस्त झटके के बाद अब ममता बनर्जी को भी इंडी गठबंधन की जरूरत महसूस होने लगी है। यह आज उनकी बातों में समझ में आया। जो पहले कहती थी एकला चलो, वो आज कह रही है कि पूरा विपक्ष एकजुट। तो अब दीदी कह रही है कि इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगे। उन्होंने क्या कहा वो आपको बताता हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा टारगेट है कि मैं इंडिया टीम को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाऊं। अब मैं फ्री बर्ड हूं, अब तो मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं है, तो फ्री बर्ड हूं, कहीं भी जा सकती हूं, खुली चिड़िया हूं, उड़ूंगी आसमान में। आप ये सोचिए कि एक ओर कह रही है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं है, दूसरी ओर कह रही है इस्तीफा नहीं दूंगी। तो फिर सवाल उठता है कि भाई ये सब जानबूझकर सीन क्रिएट क्यों किया जाए। ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना रही। इसीलिए आज उन्होंने ईवीएम को लेकर एक ऐसा सवाल उठाया जो पहले भी कई राज्यों के चुनावों में उठाया जा चुका है। ममता बनर्जी ने आज ईवीएम में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया और टेक्निकल सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जब वोटिंग खत्म होती है तो ईवीएम की बैटरी का लेवल डिस्चार्ज होकर 40% के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन काउंटिंग सेंटर पर जब ईवीएम खोले गए तो 90 से 95% तक चार्ज थे। तो ऐसा कैसे हो गया? हालांकि यह सवाल पूछते हुए ममता बनर्जी ये भूल गई कि थोड़ी देर पहले वो ये भी आरोप लगा रही थी कि हमारे एजेंट तो थे ही नहीं। अरे एजेंट थे नहीं तो देखा कैसे कि 90% 95% बैटरी हो गई? तो थे ना वहां पर, और थे तो फिर चुनावी प्रक्रिया का पालन भी हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा चुनाव में आपको याद होगा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी यही सवाल उठाया। बैटरी का, ईवीएम की बैटरी कितने % चार्ज है जब काउंटिंग के लिए खोला गया, यह सवाल हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और कई कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी यह सवाल उठाया। उनका कहना था कि पोलिंग खत्म होने के बाद भी ईवीएम 90 से 99% तक चार्ज थे। ऐसा कैसे हो सकता है जब वोटिंग के बाद ईवीएम को बंद करके रखा गया? कांग्रेस उम्मीदवारों का यह भी दावा था कि जिन ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज थी उस पर बीजेपी जीत रही थी। तो बीच में कुछ खेला हुआ क्या? और जिन ईवीएम की बैटरी 60 से 70% से कम चार्ज थी, उन ईवीएम मशीनों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, यह आरोप लगाया।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तो चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की और आशंका भी जताई थी कि बैटरी परसेंटेज में एनोमली यानी विसंगति इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी हुई लग रही है, इसको लेकर जांच हो। जबकि कपिल सिब्बल ने कहा था कि जिन ईवीएम की बैटरी वोटिंग के दिन 70% डिस्चार्ज हो जाए, वो काउंटिंग डे के दिन 90% चार्ज कैसे दिखा सकती है। ईवीएम की बैटरी को लेकर पहले ममता बनर्जी का आप बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने ईवीएम की बैटरी इश्यू को लेकर क्या जवाब दिया था। हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। तो ईवीएम की बैटरी 90 से 95% कैसे हो गई काउंटिंग के दिन, ये ममता बनर्जी सवाल उठा रहे। चुनाव आयोग ने ईवीएम बैटरी के कम ज्यादा चार्जिंग लेवल के मुद्दे को एक टेक्निकल इश्यू बताया था और ईवीएम बैटरी को लेकर जितने भी सवाल पूछे गए थे, सभी का एक जैसा जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने क्या इस सवाल का पहले जवाब दिया था, वो आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग का यह कहना था कि ईवीएम की बैटरी का परसेंटेज डिस्प्ले वोल्टेज बेस्ड है। इसमें 7.4 वोल्ट से ऊपर चार्ज होने पर बैटरी लेवल 99% तक दिखता है, जबकि यह बैटरी की एग्जैक्ट रिमेनिंग लाइफ यानी बची हुई पावर क्षमता नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि वोल्टेज धीरे धीरे गिरता है। पोलिंग और काउंटिंग दोनों के लिए बैटरी काफी होती है। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम की बैटरी को लेकर किए जा रहे सवालों को बेसलेस बताया और खारिज कर दिया कि यह जो तर्क दिया जा रहा है कि 30-40% होनी चाहिए, 90-95, 80 कैसे हो गई, यह सवाल ही बेसलेस है। यह भी कहा गया था कि ईवीएम की बैटरी लेवल का वोटिंग, काउंटिंग या रिजल्ट से कोई लिंक नहीं है, यानी ईवीएम की बैटरी कितने परसेंट चार्ज है, इससे जो उससे रिजल्ट निकलेगा, इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो जोड़िए मत इसको। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने जोड़ा और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसको जोड़ रहे। मतलब हालत यह है कि हार गए हैं, रोने का भाई पुराना बहाना है। अरे हार गए, जाइए, बीजेपी को मौका मिला है, उन्हें मैंडेट मिला है, उनको सरकार बनाने दीजिए और फिर कमियां निकालिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष यही काम करता है। और कमियों को लेकर जनता के पास जाइए और देखिए कि पश्चिम बंगाल की हालत सुधारने का जो वादा बीजेपी ने किया था, वो वादा बीजेपी पूरा करती है कि नहीं। अब अगर बंगाल में ईवीएम खराब था तो सवाल उठता है कि भाई केरल में कौन सा बैलेट पेपर से चुनाव हुआ? केरल में भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ, वहां जीत गया तो ईवीएम ठीक है, वहां परसेंटेज भी ठीक है, वहां कोई बैटरी नहीं देखने गया कि ईवीएम में कितने परसेंट बैटरी वोटिंग डे के दिन थी और कितनी परसेंट बैटरी काउंटिंग डे के दिन थी। तुलना करते देखकर भी सवाल तमिलनाडु को लेकर भी है कि भाई तमिलनाडु में क्या हुआ। लेकिन आप लॉजिक देखिए, तर्क देखिए, जहां इंडी गठबंधन हार गया वहां ईवीएम की बैटरी अधिक हो गई, मतलब बंगाल और असम वहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो भाई सवाल यह कि कौन सा लॉजिक है। और फिर सवाल तो यह भी है कि आप यहां पर पश्चिम बंगाल में कह रही हैं और कांग्रेस सपोर्ट भी कर रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब केरल में कांग्रेस को सरकार बनाना है, वहां पर पिनराई विजयन मुख्यमंत्री थे, वो भी कहें कि हम हारे नहीं हराए गए हैं, स्टालिन भी कहें कि हम हारे नहीं हराए गए हैं, तो बनाते रहिए अगली सरकार। केरल में तो कांग्रेस को सरकार बनाना है, जाइए बनाइए। पिनराई विजयन अगर कोई आइडिया दे दे कि आप भी ममता बनर्जी की लाइन पर चलिए तो। अब सवाल तो उठता है कि भाई पूरा विपक्ष पब्लिक को समझता क्या, बहाना भी ढूंढ कर लाओ तो कुछ ऐसा जिस पर लोग विश्वास करें, कुछ तर्क हो, कोई फैक्ट हो, आप सिंक कर सकें। यह नहीं कि सोकर उठे और कोई भी बहाना कर दिए। और यह भी एक बात समझना चाहिए कि एक कहावत फिर कहता हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो ईवीएम का रोना नहीं चलेगा। चुनाव भी लड़ेंगे, जहां जीत गए वहां पर ईवीएम को एक्सेप्ट भी करेंगे, जहां हार गए वहां कहेंगे सारा विलेन ईवीएम है और सारा विलेन चुनाव आयोग है और चुनाव आयुक्त। अब एक और ममता बनर्जी ईवीएम का रोना रो रही हैं, तो इधर बीजेपी बंगाल में अपना सीएम चुनने की तैयारी में जुट गई। अब बंगाल में सीएम चेहरा कौन होगा, पहली बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती रही है, उनके विजन की बातचीत बीजेपी करती है, तो कोई दमदार आदमी चाहिए था जो जाकर वहां पर सीएम चेहरे का नाम वहां पर विधायकों से बातचीत करके अनाउंस करे।
और जाहिर सी बात है अमित शाह से बड़ा नाम कोई हो नहीं सकता है, इसलिए अमित शाह को यह जिम्मेदारी सौंपी। बीजेपी ने अमित शाह को बंगाल का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बंगाल चुनाव में दिल्ली के जितने भी बड़े नेता वहां डेरा डाले हुए थे, उन्हें अभी कहा गया कि आप बंगाल में ही रहिए। सीएम चेहरे समेत बीजेपी की कई रणनीतिक बैठकें बंगाल में चल रही हैं। कौन अगला नाम होगा, क्या शुवेंदु ही होंगे या किसी और नाम पर चर्चा चल रही है, सारा मंथन बंगाल में। और कहा गया है सबसे जितने बड़े नेता हैं आप रहिए वहीं पर बंगाल में डेरा डालकर रहिए। सभी बड़े नेताओं को कहा गया है कि वो शपथ ग्रहण की तैयारियों का ध्यान रखें। इसके अलावा बंगाल शासन की महत्वपूर्ण फाइलों पर भी खास नजर रखने के निर्देश पार्टी की ओर से बीजेपी नेताओं को दिए गए हैं कि देखिए 15 साल से जो खेला चल रहा था या जो हिसाब किताब की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है वो करने के लिए बीजेपी नेताओं को कहा गया कि आप रहिए वहीं पर। बंगाल में इस बार ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की ऐसी लहर चली कि टीएमसी के 35 में से 22 मंत्री हार गए। आप सोचिए 35, ममता बनर्जी कैबिनेट में 35 मंत्री, उसमें से 22 मंत्री चुनाव हार गए। और दावा यह किया जा रहा है हम हारे थोड़ी नहीं, हराए गए। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई, यानी जिस सीट पर वो खड़ी थी वहां से 15,000 वोट से हारे। टीएमसी के करीब 63% मंत्री चुनाव हारे। बंगाल चुनाव में कुछ सीटों पर हार का अंतर भी बहुत बड़ा रहा। उद्योग मंत्री शशि पांजा 14,600 वोटों से हार गए। पूर्व मंत्री निर्मल मांझी 49,500 वोट से हार गए। उदयन गुहा 17,400 से ज्यादा वोट से हार गए। प्रदीप मजुमदार 30,900 वोट से हार गए। चंद्रिमा भट्टाचार्य 26,400 वोट के अंतर से हार गए। हार ही नहीं हुई। अब सोचिए क्या लॉजिक है। पहले दिल्ली और अब तमिलनाडु के साथ बंगाल में भी इंडी गठबंधन के सहयोगी दल सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। इसीलिए विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है कि यह बड़ा वाला मजबूत किला ढह गया, वहीं से ललकार होती थी, वो ललकार अब कैसे दी जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने चुनाव के नतीजों पर बीजेपी और चुनाव आयोग को दम भरकर कोसा। और वही राहुल गांधी कोस रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी को कोस रहे थे। राहुल गांधी तो ममता के साथ खड़े हो गए, उनकी हाँ में हाँ भी मिलाने लगे हैं। एक बार कोई उनको जाकर रिमाइंड कराया कि भाई आप ही तो कह रहे थे कि टीएमसी का जंगल राज, ममता बनर्जी का गुंडा राज, और उसी के चलते बीजेपी को रास्ता मिला। अब क्या हो गया? यही राहुल गांधी थे जो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को पानी पी पी कर कोस रहे और कह रहे थे कि टीएमसी बंगाल में बीजेपी को जीतने का रास्ता दे रही है। तो टीएमसी ने रास्ता दिया, बीजेपी जीत गई। अब कह रहे हैं कि बंगाल में 100 सीटों की चोरी हो गई। अखिलेश यादव ने भी नतीजों पर सवाल उठाते हुए तंज कसा और लिखा कि बंगाल में जब नतीजा मनमर्जी से निकलता है और निकल ही गया तो भाजपाई परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री भी मनमर्जी से ही बनेगा। भाई सवाल तो यह है कि बीजेपी को मैंडेट मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बीजेपी को देखना है, उनके विधायकों को देखना है। खैर, विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एक अंधा भी मोदी जी की लोकप्रियता को बेहतर देख पाएगा। जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। संजय राउत भी आ गया आज सामने। वो कह रहे हैं कि ममता ने इस चुनाव में राहुल से बात नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनिए पहले उनके बयान। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर। आप सोचिए संजय राउत को। एक और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से बात नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी और उसीलिए चुनाव हार गए, ये भी जताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर कह रहे हैं कि चुनाव चोरी हो गया। तो भाई संजय राउत आप जाइए, पहले आराम से बैठिए, आंखें बंद करके सोचिए कि हुआ क्या है। बंगाल में चुनाव के नतीजों पर विपक्ष भनाया है, लेकिन बीजेपी चुपचाप अपना सीएम चुनने की तैयारी में जुट गई है। और सीएम की रेस में जो सबसे बड़ा नाम है वो शुवेंदु अधिकारी का चल रहा है, जिन्होंने ममता बनर्जी को पिछले 2 चुनाव में हरा दिया और बोलकर हराया कि हराएंगे। पिछली बार के चुनाव में नंदीग्राम में हुआ था और इस बार भवानीपुर तो वो जो ममता बनर्जी का गढ़ है, जहां से वो चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़े। और इन दोनों ही चुनावों में बोलकर हराकर, चैलेंज देकर हरा करके शुवेंदु अधिकारी ने खुद को साबित किया है, लिहाजा उनका नाम सबसे प्रबल है। और आप यह भी देखिए कि शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के करीब ही हुआ करते थे, टीएमसी में थे, सेकंड नंबर की उनकी हैसियत थी।
लेकिन 2020 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और पिछले 6 साल में उन्होंने ममता बनर्जी को 2 बार हराया और खुद को सीएम पद की रेस में सबसे आगे ले जाकर खड़ा कर दिया है कि हम सबसे बड़े दावेदार हैं, और बनता भी है। भाई, जो बोलकर हरा दे सिटिंग सीएम को 2 बार, उससे बड़ा नाम कौन सा होगा। हालांकि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि वो अक्सर एक ऐसा चेहरा लेकर आती है जिसकी कोई चर्चा नहीं होती, और वो सरप्राइज पैकेज के तौर पर होता है। नया चेहरा देकर हर कोई चौंक जाता है। तो लोग कुछ ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी मोदी और शाह के दिमाग में कुछ और चल रहा है या फिर शुभेंदु ही रहेंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी ने खुद अमित शाह को बंगाल का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है कि आप जाइए और इस पूरी प्रक्रिया को आप देखिए। बंगाल की जीत बीजेपी के लिए अभी तक की सबसे बड़ी जीत कही जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो ये कहते थे कि मान लीजिए कि 226 सीट पर हम ही खड़े हैं, जिसको लेकर डेरेक ओब्रायन ने चुनाव वोटिंग के दिन, आपको याद होगा कि चैलेंज दिया था कि 226 सीट पर आप ही खड़े हैं और ममता बनर्जी जीत गई तो क्या आप इस्तीफा देंगे। हालांकि डेरेक ओब्रायन उसके बाद कोई वीडियो बनाते हुए नहीं दिखाई दी। आप देखिए कि बंगाल के कुछ इलाकों में तो बांग्लादेश जैसा हाल हो रखा था, और जब बीजेपी प्रचंड जीत के साथ बंगाल में आ गई है तो कैसे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, होली मन रही है, अबीर गुलाल लेकर लोग सड़कों पर। बंगाल में ये सिर्फ बीजेपी की जीत का जश्न नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें बदलाव की बात कर रही है कि बदलाव का इंतजार था वहां पर ग्राउंड पर। अब कोई आंख बंद करके बैठा था कि बदलाव नहीं हो सकता है तो ये उसकी गलती है। अब कहा जा रहा है कि हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट दे दिया। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत को जवाब भी दे रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति का ही असर है कि एकजुट हिंदू बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बनकर सामने आ गया, और इसको लेकर अलग अलग दलों में हड़कंप भी मचा। लेकिन 2 महीने बाद बंगाल में फिर से होली मन रही है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे बंगाल में भगवा लहर और भगवा का जलवा है। इसकी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर आप लोग नारे लगाते दिखाई दिए। जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उसी दिन नारे लग रहे थे। आप सोचिए क्या ही गजब स्थिति थी। चुनाव के पहले कुछ महीनों पहले था, और कई बार तो ये धमकी दी जाती थी कि लगाओ जय श्री राम का नारा, देख लेंगे। रहना इसी बंगाल में है ना, जब सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी तब देख लेंगे। ये पहले के चुनाव में धमकियां दी गई। तो अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, और ये तस्वीरें बता रही है जो लोगों के भाव हैं, जो वो भावुक हैं, वो बता रहे हैं कि बंगाल के लोगों को जो चाहिए था वो मिल गया। लोग अब सड़कों पर निकलकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने मोदी जी से कुछ नहीं मांगा था, हमने तो उनसे हमारा धर्म मांगा था। आप सोचिए कि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है। संविधान जिसको लेकर नेताओं ने दिखाया, बंगाल में इस चुनाव में एक और बड़ी बात हुई, और वो बड़ी बात यह कि इस बार चुनाव में हिंसा ना के बराबर हुई। शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई। बंगाल की जनता भी मान रही है कि यह सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों की वजह से हुई। इसलिए जहां भी जीत की रैली निकल रही है, लोग सुरक्षा बलों को धन्यवाद देते हुए दिखाई दे। कहा तो यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी ने तो झालमुड़ी खाकर बंगाल के चुनाव को रीसेट कर दिया था, जिसके बाद से बंगाल में झालमुड़ी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। लोग तो अब झालमुड़ी पर गाने भी गाने लगे। अब देखिए, कई बार चर्चा होती है ना कि ब्रांड मोदी, तो ब्रांड मोदी जिस पर हाथ रखते वो भी ब्रांड, और झालमुड़ी अगला ब्रांड। आप देखिए कि जिस तरह से लोग खुलकर जीत का जश्न मना रहे हैं, इससे पहले किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मंदिर का गेट खोल दे। आप सोचिए, ये सब भारत में हो रहा था। संविधान की बातचीत होती है, लोकतंत्र के सम्मान की बात होती है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता था कि ऐसा कोई मंदिर बंगाल में जो 4 साल से बंद था। एक ऐसी छवि बनाई गई थी जिसमें यह बताया और समझाया जाता था कि बंगाल के लोग अलग हैं। बाहर वाले वहां पर जाकर सांप्रदायिक बातें करते, तो कोई पूछे कि मंदिर बंद करना सांप्रदायिक हुआ कि नहीं हुआ, जबकि हकीकत यह है कि मंदिर बंद करके रखा हुआ। सवाल यह भी है कि कोई भी पूजा स्थल अगर वो कानूनी तौर पर सही है, यानी गैर कानूनी निर्माण नहीं है, तो उसे बंद करके क्यों रखा जाएगा। यह सत्ता और प्रशासन का काम है कि ऐसी नौबत ही ना आने पाए। आसनसोल का मंदिर खुला तो स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, वो भी आपसे। इतना दिन बाद मंदिर खुले हैं, खाली हमने आसनसोल का जितना हिंदू है सब खुश है, क्योंकि ये मंदिर आसनसोल का आन शान का बात है।
आज हम लोग बहुत दिन से पहले देखने मिल रहा है यहाँ पर जब मंदिर का सामने दुकान लगा देता है। हम यही बात पूछते हैं, जो दुकान लगाया है जो दुकान उसको बोला है जब हम दुकान लगाओ, उसको हम पूछते हैं कोई अगर दूसरा कम्युनिटी का हुआ मंदिर में जाकर हिंदू लोग को दुकान लगाने देगा? नहीं देगा। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए और गर्भवती महिलाओं को 21,000 की सहायता का वादा किया, जबकि ममता बनर्जी बंगाल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपया दे रही थी। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का भी वादा बीजेपी ने किया था। राज्य की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया। 40 साल से कम उम्र की महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण का वादा किया गया। हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का भी बीजेपी ने वादा किया। बंगाल में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का था, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली। दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड के गठन का वादा कर दिया, जो महिलाओं के लिए समर्पित पुलिस दस्ता होगा। और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज गया जो बंगाल में महिलाओं को अपील कर गया। इसके साथ ही बंगाल में यह भी नैरेटिव सेट किया गया कि टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर महिलाओं के आरक्षण को अधिकार को छीन लिया, जो बीच में 3 दिन का स्पेशल सेशन था। खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार चुनावी रैलियों में कहा कि टीएमसी महिला सशक्तिकरण और आरक्षण नहीं चाहती है, इसके विरोधी हैं ये लोग। और अब जब बीजेपी प्रचंड जीत के साथ बंगाल में आई है तो महिलाएं रो रही हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, यह तस्वीर एक और देखिए। बंगाल में महिलाएं पीएम मोदी की पूजा तक कर रही हैं। जो पोस्टर लगे हुए थे चुनाव के दौरान, वहां पर धूप बत्ती, अगरबत्ती और दिया लेकर बैठ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल बदल रहा है और महिलाओं के बीच में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की बातों का मैसेज कहां तक है। आप देखिए कि ममता बनर्जी की टीएमसी के पास महिला नेताओं की एक लंबी लिस्ट थी। वो ये दावा भी करते थे कि हम महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े पैरोकार हैं, महिला मुख्यमंत्री और सबसे ज्यादा महिला नेता। महुआ मोइत्रा, सायनी घोष, चंद्रिमा भट्टाचार्य, शताब्दी रॉय और डोला सेन जैसे चेहरे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां पर भी बाजी मारी। बीजेपी ने 34 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि टीएमसी ने 53 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। अब जीत का परसेंटेज देखिए, बीजेपी की 23 महिला उम्मीदवार जीतने में कामयाब रही, जबकि टीएमसी की सिर्फ 14 महिला उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाई। तो आप समझिए कि मैसेज गया कि यह बातें दिखावा थी सिर्फ। महिला कैंडिडेट में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 68% का रहा, जबकि महिला कैंडिडेट में जीत का जो स्ट्राइक रेट टीएमसी का रहा वो सिर्फ 26%, यानी बीजेपी से काफी, जबकि उम्मीदवार ज्यादा बनाए थे। इसमें भी सबसे बड़ी जीत संदेशखाली से रेखा पात्रा, आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ और औश ग्राम से कलिता माझी की जीत है। आपको याद होगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव प्रचार में गए थे, रत्ना देवनाथ मंच पर थी और उनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। रेखा पात्रा संदेशखाली में सामूहिक बलात्कार की शिकार बनी। उन्हें बीजेपी ने लोकसभा में भी उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो हार गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव आया तो उन्होंने बीजेपी के भरोसे को सही साबित किया और जीत गई। रेखा पात्रा ने टीएमसी के उम्मीदवार को 5,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया। रत्ना देवनाथ आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर की शिकार लड़की की मां। आप सोचिए बीजेपी ने कितना बड़ा मैसेज दिया। आरजीकर मुद्दा कितना बड़ा उछला था। उस पीड़िता की मां को बीजेपी ने टिकट दिया और कहा कि आप आइए और देखिए कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, विधानसभा में बैठिए हमारे साथ। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी ने दोषियों को बचाने की कोशिश की थी। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और पीएम मोदी ने उनके लिए प्रचार भी किया। मंच पर रत्ना देवनाथ के सिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ और शायद उसने बंगाल की महिलाओं को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और एक मैसेज गया कि बीजेपी महिलाओं के साथ खड़ी है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर खड़ी है। अब रत्ना देवनाथ ने टीएमसी उम्मीदवार को 28,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया। आप सोचिए, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, इतनी बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की। जबकि टीएमसी ने मौजूदा विधायक को बदलकर नए उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं एहसास था कि मामला यहां पर गड़बड़ है। कलिता माझी गुजारा चलाने के लिए 4 अलग अलग घरों में काम करती थी। बीजेपी का समर्थन करने पर टीएमसी ने उन्हें लगातार परेशान किया, ऐसा उन्होंने खुद ही आरोप लगाया। लेकिन बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दे दिया और मुकाबला करने के लिए मैदान में उतार दिया। बीजेपी के टिकट पर कलिता माझी औसग्राम सीट से मैदान में उतरी और टीएमसी उम्मीदवार को 12,500 से ज्यादा वोट से हरा दी। तो यह कहानी है कि कैसे बंगाल में महिलाओं ने सीन बदला है। बंगाल में कुछ जगहों पर हालांकि टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई और टीएमसी आरोप लगा रही है कि यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो। यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यह तोड़फोड़ हुई है। आसनसोल से यह तस्वीरें, यहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता 2 दिन से टारगेट पर है। आज भी जमुरिया क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़।
टीएमसी के विरोधियों ने दफ्तर में घुसकर समान दस्तावेजों में आग लगा दी। कोलकाता के बेलेघाटा में भी टीएमसी के दफ्तर पर हमला हुआ और इसका जिक्र आज ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष पवित्र विश्वास के साथ जमकर मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने मारपीट और तोड़फोड़ भी की। सिलीगुड़ी से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से टीएमसी के दफ्तर में आगजनी हुई। इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। दक्षिण 24 परगना का फाल्टा, हालांकि यहां पर चुनाव रद्द हो चुका है। 21 तारीख को वोटिंग हुई। यहां पर भी टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के दफ्तर में ताला जड़ दिया। एक लाइन में आप समझिए, ऐसी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। ये पहले भी हम कहते रहते कि बंगाल में या किसी भी राज्य में चुनाव से जुड़ी या कभी भी किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। भले आप ये कवर अप करें कि कार्यकर्ता इमोशनल हो रखे हैं, लेकिन ये कोई कवर अप थोड़े नहीं है। फिर अंतर क्या रह जाएगा? लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि बदला अब और नहीं, यहां से बंगाल में बदलाव का चैप्टर शुरू होना चाहिए और जीत जिम्मेदारी लेकर आती है, वो जिम्मेदारी निभाई जाएगी और यही होना भी चाहिए। सत्ता बदली है तो उसका असर तोड़फोड़ में नहीं बल्कि बदलाव में दिखना चाहिए। और जिस लिए बंगाल की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है वो करके दिखाइए, वरना फिर आप उसी मोड़ पर जाकर खड़े हो जाएंगे। बंगाल को विकास, बेहतर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा की बेहद जरूरत है। सत्ता बदली है तो अब यह सब जोर शोर से होना भी चाहिए और तुरंत बिना वेट किए। और तभी जो यह दावा किया जा रहा था कि सोनार बांग्ला, वही सच में तभी साकार हो पाएगा। देश ने अब तक हिंदुत्व का जो ब्रांड देखा है, बंगाल का हिंदुत्व उससे काफी अलग है। अयोध्या में भगवान राम और काशी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद पाकर धर्म ध्वजा लहराने वाली बीजेपी ने इस बार बंगाल में मां काली वाला हिंदुत्व का नया ब्रांड स्थापित कर दिया। लेकिन मुस्लिम वोटों के सो-कॉल्ड पैरोकार पूरी तरह से धराशायी हो गए। माइनॉरिटी मैथ्स को पूरा कैलकुलेशन जो है उसको समझने का दावा करने वाली खुद ममता बनर्जी, ओवैसी, असम के बदरुद्दीन अजमल, बाबरी वाले हुमायूं कबीर से लेकर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तक सबके सब सियासी युद्ध में बहुत पीछे छूट गए। 5 राज्यों के नतीजे जब आए तो इनको आगे से और बारीकी से समझने की बात कही गई। लेकिन एक और बात, यह बात तय मानी जाएगी कि जिस मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर विपक्ष खुद को सिकंदर समझता रहा, उसी की तकदीर अलग तरह से लिखती गई। वोट बैंक वाला मिथ टूट गया। काबा मदीना वाला गीत गाकर लास्ट आवर में मुस्लिमों को एक धागे में पिरोने का पैतरा भी चला, लेकिन फ्लॉप हो गया। एसआईआर का नाम लेकर माइनॉरिटी वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की गई, वो भी नाकाम रही। एक मुश्त मुस्लिम वोट वाली थ्योरी भी गलत साबित हो गई, जिसकी आज जाहिर सी बात है अब यूपी तक पहुंच रही है। मुस्लिम वोट कैसे फ्लिप हुआ और कैसे इससे बीजेपी को डायरेक्ट फायदा हुआ, यह आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि तुष्टीकरण के नाम पर सियासत का रास्ता कैसे बंद हो गया है कि कभी दबी छिपी आवाज में मुस्लिम वोट को खुद से दूर बताने वाली बीजेपी अब खुलकर कह रही है कि उन्हें मुस्लिमों का साथ बिल्कुल नहीं मिला। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है। भवानीपुर सीट पर भले ही ममता बनर्जी को मुस्लिमों का साथ मिल गया, लेकिन वो सब मिलकर एकमुश्त होकर भी दीदी को हारने से नहीं बचा। वजह क्या है? एक बार आप नंबर देखिए। भवानीपुर में करीब 42% बंगाली हिंदू हैं और 34% गैर बंगाली हिंदू हैं और लगभग 25% मुस्लिम वोटर हैं। इस बार गैर बंगाली समुदाय के साथ साथ बंगाली हिंदू वोटों में भी बीजेपी के पक्ष में झुकाव देखने को मिला और यही वजह रही कि 25% मुस्लिम वोटर मिलकर भी ममता बनर्जी को हारने से बचा नहीं पाए। लेकिन बाकी जगह मुस्लिम वोटर ही छिटक गए और यही टीएमसी के हार की सबसे बड़ी वजह भी बन गया। आंकड़े बता रहे हैं कि अगर मुस्लिम वोटर ना बढ़ते तो बंगाल में आज तस्वीर कुछ अलग भी हो सकती थी। बंगाल की वो 101 सीटें जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, वहां टीएमसी के खाते में 53 सीटें आई, बीजेपी के खाते में 42 सीट आई, लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य को सिर्फ 2-2 सीट मिली। 2021 में यह मुस्लिम बहुल इन 101 सीटों में तृणमूल 89 सीट जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 11 सीट मिली थी और अन्य को सिर्फ 1 सीट मिली थी। एक झटका लगा और इस एक झटके में ममता बनर्जी के सबसे विश्वसनीय वोटर्स ने खेला कर दिया और ममता अपनी तरफ आ रहे इस बमंडर को भाप तक नहीं। हालत यह थी कि काउंटिंग के वक्त टीएमसी के उम्मीदवारों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उन्हें किसी मुस्लिम बूथ में वोट लॉस भी हो सकता है। मुस्लिम वोट नहीं मिला तो इसका ठिकरा भी टीएमसी कैंडिडेट ईवीएम पर फोड़ने लगे। आप सुनिए।
मैं जहाँ पे ब्रिज बनाई हूँ वहाँ पे 150 लॉस है, मुस्लिम बूथ में लॉस है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका जवाब बहुत गलत चीज़ हुआ है। मुझे लग रहा है ये ईवीएम हैक हुआ है लिटरली। हम ये चीज़ पे रिलाई नहीं करते हैं। तो भाई एक मैसेज है कि इन्होंने ठेकेदारी समझ रखी थी अपनी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, जो टूट गई। टीएमसी दरअसल कंफ्यूज थी और इसी कंफ्यूजन की वजह से सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा था कि क्या दीदी का पूरा थिंक टैंक ही फेल हो गया। अगर देखा जाए तो टीएमसी के वोट शेयर में सिर्फ 4% अंतर आया है, लेकिन बीजेपी सीटों में 123 बढ़ गई। आखिर यह कैसे मुमकिन हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह रही लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन, कांग्रेस और हुमायूं कबीर की पार्टी, और इनकी वजह से पड़ी मुस्लिम वोटर्स में फूट। और इसी बिखराव की उम्मीद शायद ममता सरकार के थिंक टैंक ने नहीं की थी। अगर टीएमसी सही समय पर कांग्रेस जैसे दलों के साथ गठबंधन कर लेती, जो बात संजय राउत भी शायद कहना चाह रहे थे, तो बिखराव को कम किया जा सकता था। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जैसे कोर मुस्लिम वोट वाले इलाकों में भी बीजेपी के उम्मीदवार या तो जीतते हुए या फिर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। ये ऐसे इलाके हैं जिन्हें टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। अगर ऐसे इलाकों में भी बीजेपी को आप सोचिए बढ़त मिल रही है, तो खेला किस लेवल का हुआ आप समझ सकते हैं। बाबरी मस्जिद विवाद ने मुस्लिम वोट बैंक में दरार डालने का काम किया। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की और अपनी पार्टी एजेयूपी बना ली। बीजेपी ने इस मुद्दे को तुष्टीकरण की सियासत करार दिया, हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण का हथियार बनाया। कबीर की पार्टी ने टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक को काटने का काम किया और नतीजा यह हुआ कि हुमायूं कबीर ने खुद 2 सीट निकाल ली। यह अलग बात है कि दोनों सीट पर खुद ही खड़े थे, जिससे टीएमसी को करारा झटका लगा। मुस्लिम वोट भले ही बीजेपी को ना मिले, लेकिन उनके बंटने से टीएमसी की जीत की राह मुश्किल हो गई और बीजेपी जीत गई। और चौथी वजह रही एसआईआर। मुस्लिम बहुल इलाकों में जब एसआईआर की प्रक्रिया के तहत नाम हटे तो लोगों में गुस्सा था। ममता के वोटर्स में यह मैसेज गया कि तृणमूल ने अंतिम मतदाता सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए ढंग से कोशिशें नहीं की, तो गुस्सा उन्हीं पर चला गया। माइनॉरिटी इलाकों में दीदी के साथ खेला कैसे हुआ, अब उसका गुणागणित आपको समझाता हूं। मालदा की मानिकचक सीट पर बीजेपी के गौर चंद्र मंडल ने तृणमूल की कविता मंडल को 13,938 वोट के अंतर से हरा दिया। हालांकि कांग्रेस और सीपीआई-एम को मिलाकर 15,000 से ज्यादा वोट मिले, जिससे जीत का अंतर कम हो गया। 2021 में गौर चंद्र मंडल टीएमसी की सावित्री मित्रा से कम 33,000 वोट से हार गए थे। मुर्शिदाबाद का जंगीपुर, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, उसमें टीएमसी के मौजूदा विधायक और 2026 के उम्मीदवार जाकिर हुसैन बीजेपी की चित्ता मुखर्जी से 10,542 वोट से हार गए, जबकि कांग्रेस को 31,000 से ज्यादा वोट मिले। हालांकि 2021 में हुसैन ने बीजेपी के हेमंत घोष के खिलाफ 92,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। इसी तरह कई मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को जीत इसलिए मिली क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ गए आपस में, और यह दिख नहीं रहा है किसी को, या फिर आंख बंद करके बैठे हैं। इन सीटों पर बीजेपी को मिली बढ़त उतनी ही थी जितने वोट दूसरी पार्टियों को मिले। तो भाई एकजुट आप नहीं हुए, बीजेपी को और ईवीएम को काहे दोष दे रहे हैं? पर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोटर से चकमा खाने वालों की लिस्ट में सिर्फ ममता बनर्जी का नाम शामिल है। बिहार, महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले ओवैसी को भी मुस्लिम वोटरों ने चकमा दे दी। ओवैसी ने लड़ने के लिए 12 सीटें चुनी थी, वो भी खासतौर पर ऐसी सीटें जो बिहार के सीमांचल इलाके से लगती है, ताकि बिहार के विक्ट्री फैक्टर का असर बंगाल तक आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओवैसी एक भी सीट नहीं पा पाए। ओवैसी की पार्टी का वोट परसेंट भी 0.09 रहा। आप सुनिए रिजल्ट के बाद ओवैसी ने क्या कुछ कहा। बंगाल में पूरे इंडिया में एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है। कोई स्टेट में नहीं है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर।